नमस्कार बच्चों, O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मुकेश कुमार। आज हम जानेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आइए हम जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पुष्पी आवृत्ति। तो जैसे हमने अभी बात की थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पी आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग। तो इसमें देखते हैं, जैसे प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रशंसा, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषण महत्व हो, जिन्हें घर पर हम अपने प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन काल से ही हम पुष्पों के बारे में हम जानते आए हैं और पुष्पों का और हमारे बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। जैसे कि हम मान सकते हैं, पुष्प अपनी पूजा, आराधना, उपासना करने के लिए भगवान को अर्पित करते हैं, इससे हमारा संबंध मान सकते हैं। दूसरा, हम मान सकते हैं कि ये हमारे आस पड़ोस के वातावरण को सौंदर्य बनाए रखते हैं, सुंदर बनाकर रखते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा हमें महसूस होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं, घर के गार्डन में लगा लेते हैं, घरों में लगा लेते हैं। तो हम जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा मन बहुत प्रशंसित होता है। तो इस संबंध के बारे में ये हम जानते हैं। तो हम जानेंगे इनके अंगों के बारे में, कि जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या जनन हम लेसन पढ़ रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से अंग हैं। जैसे कि यहां आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक पुष्प है। पुष्प के बारे में हम ये कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि सबसे नीचे दे रखा है अंडाशय, तो अंडाशय, और इसके ऊपर दे रखा है बाह्य दल। ये है आपका तंतु, परागकोश, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र और वर्तिका। यहां से अगर हम देखें तो ऐसे, जैसे कि सबसे नीचे अंडाशय है, आपने पुष्प सभी ने देखा होगा। तो पुष्प में हम जब देखते हैं तो सबसे नीचे का जो भाग होता है, ये जो हमें डंडी दिखाई दे रही है, इससे जस्ट ऊपर देखें तो इसके बीच में क्या होता है, अंडाशय, और जस्ट बाहर जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है, बाहर बिल्कुल ये बाह्य दल। तो इसके ये भाग होते हैं बाह्य दल। बाह्य दल क्या काम करता है, ये कली अवस्था में इसकी सुरक्षा करने का काम करता है। सुरक्षा, जैसे कि बाहर से कोई भी वातावरण होता है, गर्मी ज्यादा हो, सर्दी ज्यादा हो, गर्मी का कोई भी या सर्दी का कोई भी प्रभाव कली अवस्था में अंदर ना पहुंचे। तो अंदर और बाहर दोनों के वातावरण को क्या मेंटेन करने का काम कौन करता है, बाह्य दल, जो इसका सुरक्षा कवच बनाता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं वर्तिका, तो वर्तिकाग्र ये और एक अंडाशय, ये तीनों भाग जो होते हैं, ये तीनों भाग हमारे पुष्प के मादा भाग होते हैं, जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। और तंतु, परागकोश, ये दोनों हमारे नर भाग होते हैं। जब हम पंखुड़ी पढ़ते हैं, पंखुड़ी को जो अलग अलग ये हमें रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होती है, हमारी पंखुड़ी। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, पंखुड़ी।
और ये पंखुड़ी आपस में मिलकर, जिसे हम बोलते हैं एक सिंगल, अगर पंखुड़ी बोलें तो उसे हम क्या बोलेंगे, खाली पंखुड़ी। और जब पंखुड़ी को क्या ले लें, दल में ले लें या उन्हें एक साथ लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। जैसे कि अभी हम बात करें स्ट्रक्चर के रूप में, थोड़ा सा जाने लेते हैं। जैसे यह हमारा चित्र है, तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे नीचे जैसे कि 1, तो इसमें हम 4 भाग अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ये अभी हमने पढ़ा है बाह्य, ये बाह्य दल। तो बाह्य दल, दूसरा इसे थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, तो दूसरा पढ़ेंगे हम दलपुंज, तीसरा उमंग, और चौथा जायांग। ये इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज ये हो गया, इसके बारे में अभी हमने बात कर ली कि ये क्या करता है, ये पुष्प का सुरक्षा कवच होता है, पुष्प को क्या करता है, कली अवस्था में इसे सुरक्षित रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दलपुंज की। जो अभी हमें ये पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, तो पंखुड़ी के दल को, जब पंखुड़ी एक जगह हो जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। जो अभी हमें ये पूरा ऊपर ऊपर ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, ये क्या है, हमारा दलपुंज है। इनमें कई सारी पंखुड़ियां इस तरीके से मिली हुई होती हैं, इस तरीके से मिली हुई होती हैं। और इसको, एक पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं पंखुड़ी। और जब इन्हें एक साथ ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे हमने बात करी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये हमारे किस में पहुंच जाते हैं, ये भाग हमारे किस में पहुंच जाते हैं, जायांग में। और जो तंतु और आपका परागकोश, ये भाग किस में पहुंच जाते हैं, आपके पुमंग में। जो पुमंग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता, नरभाग होता है, और जो जायांग है वो पुष्प का मादा भाग होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। जैसे कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, इसके बारे में देखते हैं हम। यहां अभी जो हमने बात की थी, ये तो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले बात करी गई है इसमें पुंकेसर। पुंकेसर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लघु बीजाणु धानी तथा परागकण। अब आपको ये चीजें समझनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने 4 पार्टों की बात की थी। हमने कौन कौन सी बात की थी, एक हमने बात की थी बाह्य दलपुंज, दूसरा हमने बात किया था दलपुंज, तीसरा हमने बात किया था उमंग, और चौथा किया था जायांग। तो हमने पढ़े थे, हमने जाना था कि बाह्य दलपुंज के बारे में जाना था, दलपुंज के बारे में जाना था, और हमने जाना था पुमंग। तो पुमंग में हमारे कितने भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। कौन कौन से पुमंग में हमारे कितने आते हैं, 2 भाग, सॉरी 2 भाग कौन कौन से आते हैं, एक आता है पराकोश, एक आता है तंतु। और जब हम जायांग में चलते हैं तो जायांग में हमने कितने भाग जाने थे, 3 भाग जाने थे। 3 भाग कौन कौन से, पहला भाग हमारा था अंडाशय, जब नीचे से चलते हैं फिर बीच में आ जाते हैं वर्तिका, और सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो उस पर आ जाते हैं वर्तिकाग्र। तो 3 भाग हमारे कौन से होते हैं, मादा भाग होते हैं। जैसे बात करते हैं पुंकेसर की, तो पुंकेसर या लघु बीजाणु धानी तथा परागकण। तो हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी तथा परागण। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं परागकोश, और नीचे हम देख रहे हैं ये
ये क्या है हमारा तंतु। तो और ये है कौन सा भाग, ये है हमारा नर भाग। कौन सा है, ये है हमारा नर भाग। तो ये नर भाग है। तो नर भाग में हमने बात करी थी कि नर भाग के कितने, नर के कितने भाग होते हैं, तो हमने बात करी थी दो, एक कौन सा परागकोश और दूसरा कौन सा तंतु। तो परागकोश और तंतु ये कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सामान्य द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाती है। जैसे कि ये है, तो ये जो संरचना हमें दिखाई देती है यहां से लेकर और यहां तक की जो संरचना दिखाई देती है, ये संरचना हमारी क्या कहलाती है, तंतु, जो क्या है एक धागे नुमा संरचना है और परागकोश को साधे हुए है। परागकोश इसके ऊपर टिका हुआ है, तो परागकोश को जो साधे हुए है ये क्या है हमारा तंतु, धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है धागे नुमा संरचना, तो ये क्या है हमारी तंतु। और जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ये है हमारा परागकोश। क्या है ये, परागकोश। तो और इस पुंकेसर में, पुंकेसर के क्या होते हैं, अभी हमने जाना कि दो भाग होते हैं जिसमें लंबा तथा पतला डंठल तंतु कहलाता है, यानी कि ये वाला, और द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाती है। और ये दोनों अगर हम बोले परागकोश की सीधी सीधी अगर परिभाषा दें तो परागकोश क्या है, तो परागकोश एक लंबी संरचना तंतु एवं द्विपालिक संरचना परागकोश दोनों के मिलने से क्या बनता है, परागकोश। तो ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर बोलते हैं। परागकोश और तंतु दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। इसमें हम जानेंगे जैसे तंतु समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, तंतु समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन, यानी पुष्पासन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। पुष्प दल से जो या फिर पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई भिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। जो विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में जो इसकी लंबाई होगी पुंकेसरों की, वो भिन्न भिन्न जो पुष्प होंगे उनमें अलग अलग होगी। तो ये हुआ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश द्विपालिक होते हैं। यहां समझिए ये जो आपको परागकोश दे रखा है, परागकोश को यहां पर अंदर से दिखाया गया है, इसकी अनुपस्थित अंदर की काट दिखाई गई, ये काट कर दिखाया गया है कि ये कैसा है। जैसे कि इसे हमने कहां ले लिया, यहां ले लिया, तो इसमें हमें क्या देता है, ये द्विपालिक होता है। द्विपालिक से मतलब क्या है कि ये द्विपालिक से मतलब क्या है, द्विपालिक से मतलब है कि ये किस पाली में होगा, ये इस तरीके की पाली में होगा। यानी इसके अंदर जो पालियां होंगी, एक पाली ये होगी और एक पाली ये होगी, यानी कि कौन होंगे, द्विपालिक होगा। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, द्विपालिक बोला जाता है। अब इसमें ये जो पाली है, इस पाली में क्या होंगे, इसमें दो भाग होंगे और इसमें भी आपके दो भाग होंगे, जैसे कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। देखो एक तो ये है और एक ये रहा, एक ये है एक ये रहा, लेकिन ये बीच में से क्या है, यहां से बीच में से आपको दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट क्या है, अलग है। तो जो पराग कोश होता है वह द्विपालिक होता है और द्विपालिक में एक पाली में दो क्या होती हैं, लघु बीजाणु धानी होती हैं। जैसे एक लघु बीजाणु, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। इनमें ही क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। तो हम ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो हम जो लघु बीजाणुधानी है, हम लघु बीजाणुधानी को कैसे पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि परागकण जिसमें विद्यमान रहते हैं उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। परागकोश में क्या होती हैं,
परागकोश द्विपालिक होता है, जिसमें एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। जब एक लघु बीजाणुधानी एक तरफ, यानी 2 लघु बीजाणुधानी एक तरफ, 2 लघु बीजाणुधानी एक तरफ, यानी टोटल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है। नेक्स्ट चलें। जैसे यहां दिखाया गया है, परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोणों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी पोलन सेक्स बन जाती हैं। यह अनुलंबत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती हैं और परागकोणों से ठसाठस भरी होती हैं। परागकोणों से ठसाठस भरने से मतलब यह है कि जो ये पालियां आपको दिखाई गई हैं, मैं आपको यहां से थोड़ा सा नीचे करके दिखा सकता हूं, यहीं से देखिए। इनमें अंदर जो परागधानी दिखाई गई, एक परागधानी ये पूरी तरीके से किससे भरी हुई होती हैं? पराग कणों से भरी हुई होती हैं। इनमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बताया गया है, नीचे ये संरचना दिखाई गई है। जैसे एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। जैसे सबसे पहली है एपिडर्मिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। दूसरी है एंडोथीशियम, जिसे हम अंतःशिशियम भी बोलते हैं। फिर आ जाती है तीसरी मध्य पर्द, और चौथी आ जाती है आपकी टैपिटम। तो यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। कौन देती है? टैपिटम। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी हुई होती हैं, सामान्यतः 1 से अधिक, जैसे कि हम चित्र में यहां देख सकते हैं। ये हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। यहां पर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये तो अगर हम यहां बात करें, अलग यहां ले लेते हैं इधर, तो ये तो यहां पर ये क्या है? ये इनके क्या दिखाया गया है? जो हमारी लघु बीजाणुधानी थी उनको दिखाया गया है। जैसे एक लघु बीजाणुधानी ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। 4 लघु बीजाणुधानी है। तो 4 लघु बीजाणुधानी में इनमें क्या है? परागकण है। तो हमें अभी परागकणों के बारे में नहीं जानना है, हमें अभी क्या जानना है? लघु बीजाणुधानी के बारे में जानना है। लघु बीजाणुधानी में कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। कौन सी? 4 परतें। कौन कौन सी? नंबर 1 में हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी, या तो दोनों नामों से बोल सकते हैं, या तो बाह्य बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एंडोथीशियम। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा। नंबर 2 पर हम बोलेंगे अंतःथीशियम, बोल दीजिए। क्या? अंतस्थ थीशियम। और नंबर 3 पर क्या आ जाएगा? मध्य परत। क्या आ जाएगी? मध्य परत। और फिर आ जाएगी चौथी आपकी टैपिटम। क्या आ जाएगी? आपकी टैपिटम। तो ये आपकी कितनी परतें हैं? 4। आप इतना जानिए कि लघु बीजाणुधानी में कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। सबसे पहली परत बाह्य त्वचा, दूसरी परत अंतःथीशियम, तीसरी परत मध्य परत, चौथी टैपिटम। जिसमें कि बाह्य त्वचा, अंतःथीशियम ये और एक मध्य परत, ये एक सुरक्षा कवच बनाकर रखती है। जिससे जो सबसे बाहरी परत होती है, बाह्य त्वचा होती है, वह जो इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। उन परागकणों का सुरक्षा कवच बनाकर रखती है। अंतःथीशियम, मध्य परत, ये दोनों भी क्या काम करती हैं? इनकी सुरक्षा करने का ही काम करती हैं।
इनमें आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, वो पूछेगा आपसे कि लघु बीजाणुधानी में दूसरे नंबर की परत का क्या नाम है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है अंतःथीशियम। वो आपसे पूछ सकता है कि लघु बीजाणुधानी में पहली परत का क्या नाम है। तब आपको 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से, तब आपको बता देना है कि हाँ पहले नंबर पर कौन सी परत आती है, बाह्य त्वचा। वो आपसे पूछ सकता है कि लघु बीजाणुधानी में परागकणों को पोषण देने के लिए कौन सी परत उत्तरदायी होती है। तब आपको जवाब देना है क्या, टैपिटम। जैसे कि जब सबसे बाद में हम बात करते हैं किसकी, टैपिटम, तो टैपिटम ऐसी परत है जो परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इसका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोषण देने का जब हम बात करेंगे तो पोषण की बात करेंगे किसके लिए, टैपिटम के लिए। टैपिटम परागकणों को परागधानी के अंदर पोषण प्रदान करती है। तो जैसे कि सबसे ऊपर जब हम बात करते हैं, ये सबसे ऊपर जो परत है ये कौन सी है हमारी, बाह्य त्वचा। और इसके अंदर ये जो दूसरी परत अभी हमने जो बनाई है, ये इस दूसरी परत को हम क्या बोलेंगे, अंतःथीशियम। और इसके नीचे जब हम चले जाएंगे तो इसके नीचे आ जाती है आपकी मध्य परत। क्या आ जाती है, मध्य परत। तो इस मध्य परत, ये नाम लिख लेंगे मध्य परत। और सबसे नीचे चौथे नंबर पर आ जाती है क्या, टैपिटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। यही क्या काम करती है, यही पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, यहां पर हमने देखा है ये अंतस्थ त्वचा, अंतःथीशियम, मध्य परत, लघु बीजाणु मातृकोशिका और टैपिटम। लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या होंगी, टैपिटम जो है उसके अंदर होंगे। टैपिटम क्या काम करता है, पोषण देने का काम करता है। तो इसके बारे में हमें क्या जानना है, इतना ही जानना है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाता है प्रोसेस है, क्या है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या है,